यमन में सऊदी अरेबिया और यूएई लगभग एक दशक तक एक ही मोर्चे पे खड़े रहे और यही यमन में सऊदी लेड मिलिट्री कोलिशन के बैकबोन भी थे। ऑफिशियल नैरेटिव सिंपल था, यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को वापस लाना और हुतीस के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना। लेकिन 2025 के एंड तक ये पार्टनरशिप खुले तौर पे टूट चुकी है। सदर्न यमन में सऊदी एयर स्ट्राइक और यूएई की तरफ से पॉलिटिकल बिट्रेयल का इल्ज़ाम ये क्लियर सिग्नल है कि यमन वॉर अब सिर्फ हुतीस के अगेंस्ट नहीं है। आज का यमन एक प्रॉक्सी वॉर से ज़्यादा गल्फ राइवलरी का बैटलफील्ड बन चुका है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं कि यमन के किस हिस्से पे किसका कंट्रोल है और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ यमन पे हुतीस का कंट्रोल है जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ है यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इन एग्जाइल जिसे सऊदी अरेबिया और वेस्ट सपोर्ट करता है। इसके अलावा हैं सदर्न सेपरेटिस्ट जिन्हें यूएई सपोर्ट करता है और इनकी डिमांड साउथ यमन की ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस की है। सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई जो एक ही कोलिशन में थे वो आपस में क्यों भिड़ गए, और इसका जवाब यमन की हिस्ट्री समझे बगैर समझना इम्पॉसिबल है। यमन अपनी ज़्यादातर 20वीं सेंचुरी हिस्ट्री में दो हिस्सों में डिवाइडेड रहा है। नॉर्थ यमन ट्राइबल, कंजर्वेटिव और सऊदी इन्फ्लुएंस के करीब, और साउथ यमन सोशलिस्ट, सोवियत बैक्ड और सेकुलर। कोल्ड वॉर के दौरान साउथ यमन यूएसएसआर का एलाई था। जैसे जैसे 1980s के एंड में सोवियत यूनियन कमज़ोर हुआ, साउथ यमन भी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कोलैप्स होने लगा। दोनों साइड्स को लगा कि ऑयल रिसोर्सेज का जॉइंट यूज़ इकोनॉमिक सर्वाइवल और रीजनल लेजिटिमेसी के लिए यूनाइट होना ज़रूरी है। इसलिए 1990 में यमन यूनिफाइड होता है, अली अब्दुल्ला सालेह प्रेसिडेंट बनते हैं और सना कैपिटल डिक्लेयर होती है। प्रेसिडेंट सालेह को सऊदी अरेबिया का लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिला क्योंकि वो रियाद के सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक यूजफुल पार्टनर थे। लेकिन ये यूनिफिकेशन पेपर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ग्राउंड पे हॉलो। आर्मीज मर्ज नहीं हुई, पावर शेयरिंग अनइक्वल थी और सदर्न लीडरशिप मार्जिनलाइज फील करती रही। ये टेंशन 1994 के सिविल वॉर में फट पड़ता है। साउथ यमन सेसेशन की कोशिश करता है मगर नॉर्थ यमन जीत जाता है और इसके बाद सदर्न एलियनेशन परमानेंट हो जाता है। अब आते हैं हुतीस पे, क्योंकि इनको समझे बगैर प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट समझना इम्पॉसिबल है। हुतीस मूवमेंट, जिसे अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, यमन के नॉर्दर्न हाईलैंड सादा रीजन से उभरता है। हुतीस बिलोंग करते हैं जैदी शिया कम्युनिटी को, जो हिस्टोरिकली नॉर्थ यमन में रूल करती आई है। लेकिन 1962 में यमन अरब रिपब्लिक बनने के बाद जैदी शिया का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और 1980s-90s में सऊदी बैक्ड सलफ़ी वहाबी इन्फ्लुएंस नॉर्थ यमन में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैदी शियाओं को लगा उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनके अपने इंस्टीट्यूशन और उनका पॉलिटिकल स्पेस सब खतरे में है। और फिर आता है 2011 का अरब स्प्रिंग। स्टेट वीक होता है, ट्रांजिशन फेल होता है और एक मासिव पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। इसी वैक्यूम का फ़ायदा उठा के 2014 में हुतीस सना पे कब्जा कर लेते हैं और यहीं से यमन में फुल स्केल सिविल वॉर की शुरुआत होती है। हुतीस के सना टेक ओवर के बाद 2015 में सऊदी अरेबिया यमन में मिलिट्री इंटरवेंशन करता है। ऑफिशियल रीज़न सिंपल था, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यमन गवर्नमेंट को रिस्टोर करना और ईरान अलाइंड फोर्सेस को रोकना। लेकिन यमन कभी बाइनरी बैटल फील्ड नहीं रहा। टाइम के साथ यमन मल्टीपल पावर सेंटर में टूट जाता है और यहीं से सऊदी अरेबिया और यूएई के एजेंडे अलग होने लगते हैं। सऊदी अरेबिया के लिए यमन एक सिक्योरिटी बफर है। उसे अपने बॉर्डर के पास एक फ्रेंडली यूनिफाइड स्टेट चाहिए और उसे यह भी इंश्योर करना है कि यहाँ कोई ईरान अलाइंड फोर्सेस का परमानेंट बेस ना बन जाए। रियाद के लिए यमन का यूनिफाइड रहना ज़रूरी है, चाहे ये यूनिटी फ्रेजाइल ही क्यों ना हो। यूएई का अप्रोच बिल्कुल अलग है। उसे पोर्ट्स और कोस्ट लाइन पे कंट्रोल चाहिए और शिपिंग लेन्स और ट्रेड रूट्स सिक्योर। ये ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स और शिपिंग लेन ज़्यादातर साउथ यमन होके ही यूएई जाते हैं और इसी स्ट्रेटजी के तहत यूएई ने सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी को बैक किया, जो इंडिपेंडेंट साउथ यमन चाहता है। ये सऊदी अरेबिया के ऑब्जेक्टिव्स का
डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन था। दिसंबर 2025 के आखिरी के दिनों में सऊदी अरेबिया ने सदर्न पोर्ट रीजन्स में एयर ऑपरेशंस किए हैं। ये रीजन्स ट्रेडिशनली यूएई के इन्फ्लुएंस में रहे हैं। सऊदी अरेबिया का इल्ज़ाम है कि यूएई लिंक्ड फोर्सेस सदर्न मिलिशियाज को हथियार दे रही हैं और सेंट्रल अथॉरिटी को बाईपास कर रही हैं। यूएई ने ये सब इल्ज़ाम ऑफिशियली डिनाई किया है, लेकिन अपने सदर्न एलाइज को सपोर्ट का वादा भी किया है। सिंबोलिज्म क्लियर है, सऊदी अरेबिया अब अपने फॉर्मर पार्टनर को अब ऑब्स्टिकल मान रहा है। ये सिर्फ मिलिट्री क्लैश नहीं, गल्फ पॉलिटिक्स का ब्रेकिंग पॉइंट है। सऊदी यूएई क्लैश कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि उस वॉर का नेचुरल आउटकम है, जहां यमन के इंटरनल फ्रैक्चर्स को बाहरी ताकतों ने अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आज यमन रीबिल्ड नहीं, मैनेज हो रहा है, जोन्स, पोर्ट्स और मिलिशियाज के जरिए। और इस पावर गेम का सबसे भयानक चेहरा इसका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लाखों लोग भूखे हैं, बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है, बच्चे न्यूट्रिशन और एजुकेशन दोनों से महरूम हैं। यमन आज सिर्फ एक वॉर जोन नहीं, बल्कि दुनिया के वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और मिडिल ईस्ट के डिसऑर्डर का जिंदा सबूत है। शुक्रिया। मिडिल ईस्ट और गल्फ की पॉलिटिक्स पे बना ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मुस्लिम दुनिया से जुड़े जियोपॉलिटिक्स इवेंट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।